यूपी के भदोही में खस्ताहाल सड़क से परेशान एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बताया कि उनका रोजाना इसी सड़क से आना जाना है, जिसकी हालत को सुधारने के लिए उन्होंने कई बार जिला प्रशासन के अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि उनकी एक बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो सड़क पर जुट गए और वहाँ खूब हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे वहाँ जैम लग गया। वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए नारे लगाते रहे। हंगामा बढ़ा तो जिला अधिकारी वहां पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया। यूपी के भदोही से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक आदमी ने मामूली विवाद में दूसरे आदमी को गोली मार दी। इस हमले में जिसे गोली लगी वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जो कि सामने आए वीडियो में साफ देखा गया। आरोपी बंदूक लेकर मोटरसाइकिल से घटना की जगह पर पहुंचा, जहां पहले से कुछ लोगों के बीच मारपीट जारी थी। इसी बीच उसने उस आदमी को गोली मार दी और वहां से भागने लगा, जिसके पीछे कई लोग दौड़ते नजर आए। कुछ दूर जाकर भी दोनों पक्षों के लोगों के बीच खींचतान जारी रही। फिर लोग तितर बितर हो गए। कुछ देर बाद आरोपी फिर हाथों में बंदूक लेकर पीड़ित के पीछे भागा और 2 लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर वहां से भाग निकला। और वो इनकी ज़मीन से मिट्टी निकालते थे। इसको इन्होंने मना किया, मना करने पर ही झगड़ा हुआ। गोली लगने से जख्मी हुए शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को बंदूक और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तालाब पर अवैध रूप से बनाए गए कब्जे को हटाने गई राजस्व विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस परिवार के सदस्यों ने किया जिन्होंने तालाब पर कब्जा कर रखा था, क्योंकि वो राजस्व विभाग की कार्रवाई से बौखला गए और उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी का भी इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस परिवार के हंगामे के बीच जब खुदाई करने वाली वो मशीन कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने लगी तो एक महिला उसके आगे आकर खड़ी हो गई, जबकि एक लड़का उस पर चढ़ गया और उसमें बैठे कर्मचारी से उसने मारपीट की। इन लोगों के काफी देर तक हंगामा करने के बावजूद राजस्व विभाग की टीम से उसे मुंह की खानी पड़ी। टीम ने अपने काम को पूरा करके ही दम लिया। बाद में पुलिस ने बवाल करने वाले 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। एमपी के शाहजहांपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एक चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसमें उसमें बैठे यात्री सकपका गए। बताया गया कि ये बस उज्जैन से यूपी के कानपुर जा रही थी। तभी बीच रास्ते में शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में पूरी बस को आग के गोले में बदल कर रख दिया। बस का कोई हिस्सा नहीं दिखा जो आग की लपटों से घिरा ना हो। बारिंग में आग लगी और रोकते रोकते गाड़ी पूरा डीजल टैंक पकड़ गया। बस में आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली तो दमकल कर्मियों ने घटना की जगह पहुंचकर आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई। कुछ देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वक्त रहते उसमें सवार यात्रियों को भी नीचे उतार लिया गया था, लेकिन बस का आग की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ। स्पेन के मैड्रिड में बीते 1 दशक में पहली बार हो रही बर्फबारी ने कई लोगों को रुला कर रख दिया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले वहां आसमान से रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिरी, जिसने जमीन पर रह रहे कुछ लोगों को बीच रास्ते में फंसा दिया, जिस वजह से वो अपने घर जाने से कई घंटों तक महरूम रहे। वहां इतनी बर्फ पड़ी कि कई इलाकों में सड़कें काली की जगह सफेद दिखने लगी। ऐसे में गाड़ियों के पहियों ने भी जवाब दे दिया। Bebida me queda prácticamente nada. वहां से सामने आई एक तस्वीर में सेना के कुछ जवान बीच रास्ते में फंसे लोगों की मदद करते दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें वहां से बाहर निकालने में मदद की। गाड़ियों को धक्का देकर बर्फ के बीच से निकालने के अलावा फावड़ा चलाकर सड़क से बर्फ हटाने तक का काम सेना के उन जवानों ने किया जो सीमा पर दुश्मन से लोहा लेते हैं। एक इलाके में ट्रक भी फंसा दिखा, जिसके पहियों के आसपास जमी बर्फ को जवानों ने हटाया और उसे वहां से आगे बढ़ने में मदद की। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होने से वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि जगह जगह गाड़ियां बर्फ से ढकी दिखी, जिस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी के काम भी पटरी से उतर गए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कौवों और चिड़ियों की मौत की खबर मिलने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने गाजीपुर मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया, जबकि दिल्ली में दूसरे राज्यों से मुर्गे मुर्गियों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हैं।
तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। एक एक करके बर्ड फ्लू की दहशत कई प्रदेशों तक पहुंच गई है। इंदौर में तो चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद हैं, जबकि हिमाचल के पांवटा साहिब में कौवों की मौत के बाद दहशत बढ़ गई है। एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी, जबकि केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हजारों मुर्गियों को मार दिया गया है। केरल में भी बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गियां मारी जा चुकी हैं। वहां 2 जिलों में बर्ड फ्लू से प्रभावित घोषित किया जा चुका है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ा दी गई है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का भी गठन कर दिया गया है। देश में बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के दायरे के बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली भी बर्ड फ्लू के खतरे की दस्तक सुनाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अभी तक दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में परिंदों की संदिग्ध मौत के चलते दहशत का माहौल है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने एहतियातन गाजीपुर मंडी को अगले 10 दिन तक बंद करने का आदेश जारी किया है। डॉक्टरों का कहना है कि बर्ड फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। कोरोना काल में बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू की गिरफ्त में परिंदे, बढ़ रहा बर्ड फ्लू का दायरा, बर्ड फ्लू की दहशत। कोरोना काल में बर्ड फ्लू फैलने की वजह से देश में इसकी दहशत भी फैलती जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की दहशत की दस्तक सुनाई दी। शुक्रवार को दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक बाग में कुछ मरे हुए कौवे पाए गए थे। शनिवार को संजय झील के बाग में भी मरे हुए कौवे मिले। ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर भी पक्षी की मोर्टेलिटी ज़्यादा नज़र आती है हमें, जैसे ये मयूर विहार फेज 3 में हुआ था और आज यहाँ पर संजय झील में हुआ है, डक की डेथ हुई है। और नंबर ज़्यादा होता है तो हम तुरंत वहाँ जाते हैं, उसमें से हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं और उनको लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। और जो बाकी डक हैं उनको गड्ढा खोद के और पक्षी मरे हुए डालते हैं उसमें। लिहाजा दिल्ली सरकार की रैपिड रिस्पांस टीम फौरन मौके पर पहुंची और मरे हुए कौवों को वहीं दफना दिया गया। इसके साथ ही वो कुछ मरे हुए कौवों में बर्ड फ्लू की जांच करने के लिए उन्हें अपने साथ ले गए। बतख मर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से गड्ढा खोदकर दफनाया जा रहा है। दफनाने के बाद उसके ऊपर चूना डाला जा रहा है ताकि डिसइंफेक्शन हो जाए। जो आसपास की जो मिट्टी है और जो उन पक्षियों को जो भी बीमारी रही है वो कहीं फैले ना, इस वजह से डिसइंफेक्शन के लिए चूने का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 बतख यहाँ पर मरे हुए मिले। कई बतखों की हालत खराब फिलहाल यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार की जो वेटनरी टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और सैंपलिंग के लिए यहाँ से बतखों को लेकर जा रही है। मयूर विहार फेज 3 और संजय झील पार्क के अलावा पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में भी मरे हुए कौवों की खबर आई। इन कौवों की मौत बर्ड फ्लू के चलते हुई या नहीं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अलबत्ता इस खबर के बाद से लोगों में दहशत जरूर फैल गई। हमने नोटिस किया कि 2 कौवे तो यहाँ पेड़ के नीचे और एक कौवा उस तरफ,
तो हमने एकदम दिमाग में वही चीज़ आई कि ये कौवे गांव में और बर्ड फ्लू फैला सकते हैं। हो सकता है ये बर्ड फ्लू से ही गए हों। डर है जी बिल्कुल, हमें आशंका है इस चीज़ की। दिल्ली में बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अभी तक दिल्ली में परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने एहतियातन गाजीपुर मंडी को 10 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जबकि दिल्ली में दूसरे राज्यों से मुर्गे मुर्गियों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि सोमवार को जब रिजल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार के गाजीपुर मंडी बंद करने के आदेश पर मंडी में काम करने वाले लोगों का कहना है कि वो सरकार के फैसले के साथ हैं। 10 दिन के लिए बंद कर दिया है मंडी को, और जो बाहर से जितना भी लाइव बर्ड्स आएगा उसके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। क्या कहेंगे आप? हालांकि यहाँ ऐसी कोई समस्या है नहीं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अच्छा। बिल्कुल हम इस चीज़ का गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं। अभी तक देश के 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। देश में बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र ने इस पर अक्टूबर 2020 में ही राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी थी और बर्ड फ्लू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। विश्व पशु संगठन ने जो निर्देशन दिया, हमने अक्टूबर में पूरे राज्यों को देश में एडवाइजरी जारी कर दी। उसके प्रोटोकॉल वेबसाइट पर हैं और विश्व पशु संगठन ने जो कहा है कि ये पशु से, पक्षी से आदमी में नहीं आता और ये बढ़िया अच्छे ढंग से पका के खाएं, कोई दिक्कत नहीं। बर्ड फ्लू की दहशत मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। डर के माहौल के चलते लोग अब इतना एहतियात बरत रहे हैं कि अंडा और चिकन तक खाना छोड़ दिया है। हमारी टीम ने भोपाल में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे पर रेस्टोरेंट मालिक और ग्राहकों से बात की। उनका कहना है कि अगर चिकन पकाते वक्त कुछ एहतियात बरते जाए तो उनमें संक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं रहती और चिकन खाने वाले को भी संक्रमण का खतरा नहीं रहता। बर्ड फ्लू का खतरा, लेकिन खतरा कब तक? जब तक आप कुछ एहतियात नहीं बरतते। देखिए, मिसाल के तौर पर ये तंदूर का चिकन बन रहा है। यहाँ तंदूर के चिकन के लिए बाकायदा तंदूर में चिकन को डाला गया है और तंदूर को देखिए, बिल्कुल तंदूर पूरी तरह से इतनी तेज आंच आ रही है और उसमें इस तंदूर को पकाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके पहले इसको मैरिनेट किया गया, उसके पहले उसकी अच्छे से सफाई की गई। और सफाई करने के साथ साथ हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, ये तंदूर में जो आप चिकन बना रहे हो और बर्ड फ्लू के खतरे की बात हो रही है, कितना आपको लगता है? देखिए, ये जो चिकन पकता है 300 डिग्री प्लस उस आंच में पकता है, जबकि WHO कह रहा है 70 डिग्री तक अगर आपका चिकन पक रहा है तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया वो सब खत्म हो जाते हैं। इसकी आंच इतनी गर्म है, 300 डिग्री प्लस उस आंच में पक रहा है चिकन, तो इसमें कोई खतरा नहीं है। ये अपन खा सकते हैं और हम भी खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। लेकिन जो कस्टमर हैं, जो खाते हैं, चिकन खाते हैं, उनको देखते हैं उनके मन में कितना डर है। उनको जानते हैं कि आप जो चिकन खाने के लिए आपको चिकन सर्व हो रहा है और चिकन खाने के लिए आप आए हैं, तो मतलब ये बर्ड फ्लू के इस खतरे के बीच में ये आप जो चिकन खा रहे हैं, आपने बाकायदा तंदूर में आपका ये चिकन बना हुआ है। जी, तो बर्ड फ्लू खतरा जरूर है, पर हम लोग को एक्चुअली में ये पता है साहब कि वीरादी हट्टी में जो भी चिकन आ रहा है वो जो सोर्स है उसका वो सेफ है। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन लेके आए हैं वो हमारे सामने ही साफ हो रहा है और हमारे सामने वेल कुक किया जा रहा है उसे,
तो इसको खाने में कोई डर वाली बात ऐसी है नहीं। इसलिए आई एम सीरियसली एंजॉयिंग माई चिकन। तंदूरी चिकन अच्छे से पका हुआ हो, तंदूर में अच्छे से पकाया गया हो, तो उसके बाद उसके खाने में ऐसी कोई परहेज आपको नहीं रखनी है। बस ख्याल रखना है सफाई से साफ हो, अच्छे से साफ हो, उसके बाद अच्छे से जैसे कहें पकाया गया हो, तो उसके बाद जो बर्ड फ्लू का खतरा है तंदूर चिकन खाने का खत्म हो जाता है। बर्ड फ्लू वायरस की दहशत हरियाणा तक पहुंच चुकी है। पंचकुला जिले के रायपुर रानी कस्बे के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जिन पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित जोन घोषित कर दिया गया है। हरियाणा में अब बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है और खासकर पंचकुला के रायपुर रानी और बरवाला इलाकों में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर ये बर्ड फ्लू पाया गया है। इस वक्त हम रायपुर रानी ब्लॉक में ही मौजूद हैं और खंगेसरा गांव में इस वक्त हम हैं। यहां के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है, जहां आज से 1,60,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। न्यूज 18 इंडिया ने पंचकुला के उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से भी बात की जिनके यहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उनके मुताबिक बर्ड फ्लू की वजह से उन्हें अब तक करीब 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो 58,000 मुर्गी थी जी पहले मेरे पास, उसमें से बस दिमाग ही खराब है जी, कुछ नहीं पता कितनी मुर्गी बची है जी, क्या सिस्टम है, दिमाग ही ले गया जी। खड्डे देखे नहीं जाते जी, खड्डे मुर्गी मरते खड्डे में गया जी, देखे नहीं जाते। सरकार कह रही है कि मुआवजा देंगे हम 90 रुपए प्रति मुर्गी के हिसाब से, लगता है इससे कुछ भरपाई हो पाएगी? भरपाई तो क्या होनी है सर, 250 रुपये का बर्ड कॉस्ट आती है, एक बर्ड की 250 रुपये कॉस्ट आती है। राजस्थान में भी बर्ड फ्लू फैलने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है। सवाई माधोपुर जिले में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस आए हैं, इसीलिए आशंका यही जताई जा रही है कि ये बर्ड फ्लू से पीड़ित हो सकते हैं और प्रशासन के निर्देशानुसार इनका संस्कार किया जा रहा है, इनको जलाकर। गुजरात में भी बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ती जा रही है। गुजरात के सूरत के एक पोल्ट्री फार्म में 47 मुर्गियों की मौत की खबर आई है। पोल्ट्री फार्म के मालिक के मुताबिक पिछले 4 दिन में यहां 90 मुर्गियों की मौत हो चुकी है और वो इस बात की जानकारी प्रशासन को दे चुके हैं। बर्ड फ्लू की इस दहशत ने सबसे बड़ा असर मुर्गी पालन और अंडे के कारोबार पर डाला है। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुर्गी और अंडे का करीब 3,000 करोड़ का कारोबार होता है, जबकि हिमाचल में मुर्गा और अंडे का 90 करोड़ सालाना का कारोबार है, जिसमें मीट और अंडा शामिल है। हरियाणा का करीब 5,000 करोड़ का सालाना बिजनेस है मुर्गी पालन का, जिसमें 2 करोड़ रोजाना अंडों का प्रोडक्शन और 2.5 करोड़ मुर्गियां आती हैं। राजस्थान में 2,500 मुर्गी फार्म है, जिनमें सालाना 2,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। अजमेर में सबसे ज्यादा 1100 मुर्गी फार्म है, जहां रोजाना 2 करोड़ के अंडों की बिक्री होती है। बर्ड फ्लू की महामारी के फैलने और खास तौर पर चिकन में फैली बीमारी की वजह से लोगों में जबरदस्त दहशत फैल गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि साल 2003 से अब तक दुनिया में केवल 700 लोगों में ही इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्गे और अंडा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है इसे पकाकर खाया जाए। देखिए, चिकन खाने वालों के, चिकन खाने भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो घबराए ना, बाकायदा उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि पहली बात तो अच्छी दुकान से ख़रीदें, साफ़ सुथरी दुकान से ख़रीदें, और दूसरी बात यह है कि बनाते समय उसको बाकायदा साफ़ सुथरा धोएं और उसके बाद उसको कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़रूर पकाएं। मेरा कहना तो ये है कि अगर अपन जो इस पर आमलेट बनाया जाता है उसका अगर तापमान के ऊपर बात करें तो उसका तापमान 100 से ऊपर होता है, तो वहाँ पर जो अंडा बनाया जाता है, आमलेट बनाया जाता है, तो उसमें भी पूरी संभावना है कि वो सुरक्षित होगा। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों की लार और मल मूत्र से ही फैलता है,
इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो मुर्गी पालन क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर मुर्गों में ही देखने को मिलता है। जो इस समय हिंदुस्तान में 2 आए हुए हैं, H5N1 और H5N8, ये दोनों ही हैं। H5N1 पहले बहुत कॉमन था। तो ये जो है बर्ड्स में ऐसे भी जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जैसे बतख हो गया, स्वाइन हो गया, इनमें जो है वो रिजर्वायर के रूप में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनमें रहते हैं। माइग्रेटिव बर्ड आते हैं, उनमें भी रहते हैं, बट कभी कभी जो है इनमें म्यूटेशन और इसके कारण से उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उनके लिए भी खतरनाक होने लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो बर्ड फ्लू के डर से बचा जा सकता है। ये ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है अगर हम प्रॉपर हाइजीन ना रखें, या उसको अनकुक्ड है उसको खा लें, या उसको जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर नहीं करें, तो ह्यूमन बीइंग में वो फैल सकता है। तो अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ये ह्यूमन बीइंग में नहीं डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद लोग भी आज साफ सफाई में विश्वास रखने लगे हैं। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है वहां प्रशासन सतर्क है और कुछ जगहों पर पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट किया गया है। यह खतरा ना फैले इसके लिए खतरे वाले इलाकों में दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भरोसा जताया कि बंगाल की जनता ममता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पिछली बार आप आए थे तो पत्थर बरसाए गए थे, इस बार जनता फूल बरसा रही है। उस समय भी फूल ही बरसा रही थी। टीएमसी के लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। उनकी जो संस्कृति है वो फिजिकल लिक्विडेशन से लेकर प्रशासन के राजनीतिकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाना, ये टीएमसी का कल्चर। प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों ने तय कर लिया है ममता को उखाड़ फेंकना, टीएमसी को नमस्कार कर देना और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करना। आपने एक नया अभियान शुरू किया है, एक मुट्ठो चावल, क्या इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ममता जी ने यहाँ हर एक वर्ग के साथ अन्याय किया, गरीबों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ। मोदी जी ने सभी के साथ न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का प्रयास है। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, किसान सम्मान निधि लागू नहीं किया, लगभग 73 से 76 लाख किसान इससे वंचित रहे। हमने तय किया है, सौगंध खाई कि हम किसान का अन्न खाकर कृषक सुरक्षा अभियान इसको हम चलाएंगे, कृषि भोज करेंगे, 40,000 ग्राम सभाएं करेंगे, 40,000 ग्राम सभाओं में शपथ लेंगे और हमारी सरकार आएगी, हम किसानों को न्याय दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार का दिन बीजेपी के लिए कई मायनों में अहम रहा। राज्य के बर्धमान जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक दिन के दौरे ने टीएमसी के खेमे में हड़कंप मचा दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी के एक बेहद खास प्लान की शुरुआत की। बंगाल में जेपी नड्डा की हुंकार। ममता सरकार पर तीखे वार। कमल खिलाने के लिए किलेबंदी।
रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। उन्नीस दिसंबर 2020 20 दिसंबर 2020 9 जनवरी 2021 9 जनवरी 2021 पश्चिम बंगाल की सियासत में तारीख दर तारीख जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ इशारा करती हैं कि बंगाल में जरूर कुछ नया होने वाला है। वर्धमान में बीजेपी की हुंकार बताती है कि ममता बनर्जी के दुर्ग को ढहाने के लिए पार्टी ने किस कदर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। स्वागत की ऐसी तस्वीरें कि आंखें चौंधिया उठी। पूरा शहर भगवामय हो उठा। जगह जगह इस काफिले के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए थे कि इसी बीच जेपी नड्डा ममता सरकार के खिलाफ मुखर हो उठे। जिस तरीके का इशारा करता हूं उस तरीके का जवाब देंगे। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये साधारण बंगाल की जनता जो रिस्पॉन्ड कर रही है। इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों ने तय कर लिया है ममता को उखाड़ फेंकना, टीएमसी को नमस्कार कर देना और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जय घोष बताता है कि बंगाल में आर पार की लड़ाई के लिए पार्टी किसी भी कीमत पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी दावा किया कि जिस तरह की भीड़ रोड शो और रैली में देखने को मिल रही है वो अपने आप में बताती है कि बंगाल बीजेपी का स्वागत करने को बेताब है। जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। अपने प्रचार अभियान में बीजेपी ने इस कदर आक्रामक रुख अपना रखा है कि पार्टी की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि अब बंगाल से ममता सरकार जाने वाली है। हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। बंगाल के वर्धमान में एक दिन के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरने के लिए एक खास तरह का प्लान तैयार किया। उन्होंने जगदानंदपुर से एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता राज्य की 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे, जिसका मकसद उन 73 लाख किसानों तक पहुंचना है जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। जेपी नड्डा का दावा है कि इससे किसानों को ममता सरकार के खिलाफ एकजुट करने में मदद मिलेगी। किसानों के जुड़ने का यह अभियान 24 जनवरी तक चलेगा। ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। इससे पहले जेपी नड्डा ने एक किसान के घर जाकर भोजन भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने दावा किया
कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई काम किए और एमएसपी बढ़ाने के साथ स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें भी लागू की। कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ, और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान जेपी नड्डा ने कृषि कानूनों पर पैदा हुए भ्रम को एक बार फिर दूर करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ममता सरकार पर यह कहते हुए भी हमला बोला कि टीएमसी के राज में किस तरह से राज्य का किसान निचले पायदान पर पहुंच गया। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी जोरदार वार किया। अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोल का, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी। राशन, हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। लेकिन इन तमाम बातों से पहले जेपी नड्डा कटवा स्थित राधा गोविंद मंदिर भी पहुंचे। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर के दर्शन करके जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना भी की। बंगाल चुनावों को लेकर बीजेपी फुल फॉर्म में है। पार्टी लगातार टीएमसी की दुखती रगों को दबाने का काम कर रही है। यही वजह है कि टीएमसी भी बीजेपी पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल की जनता तैयार है कि लोहे लोहे को काटते हैं, लोहे से आपको लड़ाई के मुकाबला करने के लिए खाली टाइम का इंतजाम। भले ही टीएमसी बेफिक्री के दावों के साथ बीजेपी पर हमलावर हो, लेकिन अंदर खाने पार्टी की हालत लगातार आने वाले खतरों के लिए इशारा कर रही है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी ही टीएमसी के लिए मुसीबत नहीं है। चुनावों के इस मौसम में बंगाल में ओवैसी की एंट्री भी ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। एक तकनीकी खामी के चलते पूरे पाकिस्तान में शनिवार देर रात अचानक एक साथ बिजली गुल हो गई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई अहम शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। कुछ ही देर में ट्विटर पर #blackout ट्रेंड करने लगा। इस बारे में शुरुआत में तो किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बाद में ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए सूचना दी। मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ये तकनीकी खामी 11:41 पर हुई। मंत्रालय ने लोगों से संयम बरतने को कहा। इससे पहले जनवरी 2015 में भी ऐसा हुआ था। पाकिस्तान तकनीकी खामी के चलते कई घंटों तक बिना बिजली के रहा था। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान की लाइट क्यों गई हुई है। पर अब तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे हुए हैं। घर से निकला, मैंने कहा हमारे घर की लाइट नहीं है। बाहर निकला तो तकरीबन सब जगह पे अंधेरा हुआ है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पूरे कराची में लाइट नहीं है, कारोबार बंद है, सब ठप हुआ है। इंडोनेशिया में विमान हादसे की खबर है। राजधानी जकार्ता से पोंटियानक तक के लिए उड़ान भरने के बाद विमान समंदर में क्रैश हो गया। विमान में कुल 62 लोग सवार थे। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री के मुताबिक 62 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ विमान समुद्र में क्रैश कर गया। इंडोनेशिया अधिकारियों ने विमान के संदिग्ध मलबे का पता लगा लिया है। इससे पहले आए शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया कि विमान का जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 4 मिनट के भीतर ही संपर्क टूट गया था।
पाकिस्तान के कराची में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 लोग झुलस गए। बताया गया वहां धमाके के बाद आग फैक्ट्री में फैलती चली गई और कुछ ही देर में उसने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जो सुलग ना रहा हो। जरा सी जगहों से भी आग की लपटें छांकती दिखी और पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। 4 से 5 बंदे थे, जख्मी थे, उनके कपड़े वगैरह फटे हुए थे। हम अपने कपड़े दिए उनको। फैक्ट्री के धधकने की खबर भी आग की तरह फैली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। कहीं बाउंड्री वॉल में छेद करके पानी की बौछार की गई तो कहीं अंदर जाकर आग को बुझाया गया। तीसरे दर्जे की आग थी और ये काबू पा लिया गया। लेकिन जब तक आग को बुझाया जा सका, इस घटना में काफी सामान जलकर राख हो चुका था, जिस वजह से काफी नुकसान हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है क्योंकि वहां अलकायदा पैर पसार रहा है और अवैध बम बनाने का काम चल रहा है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंटलाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीकाकरण की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी करेंगे। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों को गाली ना दे। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया। पीजीआई के डॉक्टर्स ने क्या कहा, चंडीगढ़ के एक जो प्रोफेसर है दक्षिण भारत की, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं लगवाएंगे। उन्होंने कहा हम तो नहीं लगवाएंगे इसको। और आपको जल्दी किस बात की है वैक्सीन निकालने की? आपको क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए, आपने वैक्सीन निकाल दी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सेफ समझते हैं तो उनके मुख्यमंत्री क्यों मना कर रहे हैं? मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक दिया मिर्जा की पूर्व मैनेजर राहिला के साथ करण सजनानी नाम के एक बिल्डर को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने इस कार्रवाई में 200 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया है। एनसीबी के मुताबिक करण सजनानी मुंबई और दूसरे राज्यों के हाई क्लास लोगों को गांजा सप्लाई करता था और इसमें राहिला और शाइस्ता उसकी मदद करती थी। मुंबई में बैंड्रा और खार इलाके में आज मॉर्निंग से वी हैव कंडक्टेड सर्चेस। 200 केजी मैरुआना बर्ड, कुछ उसमें विदेशी कुछ लोकल प्रोक्योरमेंट जिसकी की गई थी वो सीज किया गया है, जिसमें से 2 महिलाओं को आज अरेस्ट किया गया है और एक की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई फीट बर्फ गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की परत बिछ गई। ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन जो लोग बर्फबारी के बीच जरूरी काम से अपनी गाड़ियां लेकर बाहर निकले, उन्हें हालात से दो चार होना पड़ा। सड़कों पर फिसलन थी, जिसकी वजह से गाड़ियां उन पर संभल कर रेंगती नजर आईं। इतना ही नहीं, मूसलाधार बर्फ गिरने से कई गाड़ियों की छतों पर थोड़ी ही देर में बर्फ जम गयी। कई इलाकों के रास्ते बंद होने से लोगों की चुनौती भी दोगुनी हो गयी। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही दुबके नजर आए। लेकिन रोजमर्रा के काम की वजह से जो लोग घरों से निकले, उन्हें कई तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। यहाँ के लोगों के लिए बर्फबारी से नुकसान ही है, क्योंकि घरों से निकल नहीं पाते हैं। हालांकि 2 दिन पहले कश्मीर घाटी में बर्फबारी थम गई थी, लेकिन एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी ने पूरी घाटी को फिर से सफेद चादर से ढक दिया।
राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही कौवों और बत्तखों की मौत से हड़कंप मच गया। देश के कई राज्य केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश पहले से ही बर्ड फ्लू की चपेट में है। और इसी बीच दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक पार्क में पिछले 3 दिनों से हो रही कौवों की मौत ने लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आई तस्वीरों में पार्क के अंदर कुछ और कौवे मरे दिखाई दिए, जबकि कुछ कौवे मौत से जूझते नजर आए। यहाँ पर लगातार तीसरे दिन कौवों के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। इतना ही नहीं, बतखों के लिए मशहूर दिल्ली के संजय झील से भी कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि यहाँ भी कई बतखों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। इस वक्त संजय झील पार्क में हम मौजूद हैं और इस पार्क में जहां पर 10 बतखों के मरने की खबर आ रही है। हालात और न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने उन इलाकों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया जहां कौवों और बतखों की मौतें हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 माफिया के मकानों को तोड़ दिया गया। पिछले कुछ दिनों से वहां भू माफिया और बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर अवैध मकान पर नगर निगम का हथौड़ा चला। सबसे पहले नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ पंचवटी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने सूरज जाट नाम के बदमाश के 2 मंजिला अवैध मकान को खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन से गिराना शुरू कर दिया। इमारत बड़ी थी, इसलिए उसे तोड़ना प्रशासन के लिए आसान नहीं रहा। कई घंटों तक मकान के चारों तरफ से पहले दीवार को ढहाया गया, उसके बाद पूरी इमारत को धराशायी कर दिया गया। इसके बाद निगम की टीम माफिया सागर जैन के घर पहुंची, जहां उसके मकान के एक हिस्से को मशीन की मदद से गिरा दिया गया। आरोप है कि निगम से बिना नक्शा पास कराए ही ये मकान बनवा दिया गया था। जो अवैध निर्माण था उसने मकान का उतना हिस्सा हमने हटाया। कार्रवाई के वक्त हालात ना बिगड़े, इसके लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि इस अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश के लाखों किसानों के घर तक पहुंचने की तैयारी में है, जिसका आगाज खुद जेपी नड्डा ने किया। तय कार्यक्रम के तहत वो एक किसान परिवार के घर पहुंचे, जहां उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें चावल भी दिया गया और मिठाई भी खिलाई गई। इस दौरान बंगाल बीजेपी के कई नेता भी साथ रहे। नड्डा ने दावा किया कि गांवों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने से किसानों को ममता सरकार के खिलाफ एकजुट करने में मदद मिलेगी। किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा माँ की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। अभियान की शुरुआत के बाद जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने भव्य रोड शो किया। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ शामिल दिखी। हर तरफ बीजेपी का झंडा लहराता दिखा। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का दावा किया। आपने तय कर लिया है, ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इतना ही नहीं, नड्डा अपने बर्धमान दौरे के दौरान किसानों से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक किसान के घर जाकर जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। इसके अलावा नड्डा ने बर्धमान पहुंचते ही सबसे पहले राधा गोविंद मंदिर में पूजा की। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ झोपड़ियां आग में धधकती हुई दिखाई दी। या कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने के बाद हरखापुर गांव की कई झोपड़ियां तेज लपटों में घिरी दिखाई दी। डराने वाली इन तस्वीरों ने लोगों को दहशत में भर दिया और वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के कुछ लोग मदद के लिए घटना वाली जगह पहुंचे, लेकिन हर तरफ घास की वजह से उसे बुझाना आसान नहीं था। घास से बनी झोपड़ियों में लगी थी और उससे आग के साथ साथ काला धुआं निकल रहा था। इस बीच कुछ लोग बाल्टी की मदद से आग पर पानी फेंकते दिखाई दिए, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में 10 नवजात की मौत की जांच के लिए मेडिकल डायरेक्टर साधना तायडने के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई, जो आज रिपोर्ट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के बाद लापरवाही करने वाले डॉक्टर और स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भंडारा में अस्पताल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मृतकों के परिवार वालों से भी मिलेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतक बच्चों के परिवार वालों को 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। महाराष्ट्र में भंडारा जिले की जो दुखद घटना सामने प्रस्तुत हुई है, मैं देवश्री चौधरी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। उन बच्चों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जिनका सुनहरा भविष्य छीना गया। मुझे ज्ञात है कि एनसीपीसीआर इस वक्त उनसे रिपोर्ट की दरकार व्यक्त कर चुकी है।
दिल्ली के नजदीक नोएडा में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की 2 बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए दोनों आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। दोनों आरोपी फिरोजाबाद के हैं और सेक्टर 11 में रहते हैं। दोनों सफाई कर्मी का काम करते हैं। घटना के समय दोनों भाई बहन गारमेंट फैक्ट्री से पैदल दिल्ली के कौंडली अपने घर जा रहे थे। मृतक लड़का यूपी के हरदोई का रहने वाला था और वो नोएडा में गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। हम लोगों ने वहाँ पे एक व्यक्ति को, जो 2 व्यक्ति थे जो नशे में थे, उसमें से एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और एक अभी भागा हुआ है। बाकी उनको तत्काल वहाँ से हम लोग मेडिकल एड के लिए ले गए, एफआईआर कर ली है और हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारतीय सेना एक परिवार के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने 74 साल की एक महिला को 8 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल सेना को बांदीपुरा जिले के एक गांव से मदद की कॉल मिली थी। मौके पर पहुंचे सैनिकों ने बुजुर्ग महिला को मॉडिफाइड स्ट्रेचर बनाकर भारी बर्फबारी के बीच 8 किलोमीटर पैदल चलकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की बेहद खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना के जवानों ने एक बुजुर्ग महिला को 8 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच सेना के जाबाज जवानों ने 74 साल की इस महिला को 8 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, सेना को बांदीपुरा जिले से मदद की कॉल मिली थी, जिसके बाद ये लोग वहां पहुंचे और बुजुर्ग महिला की मदद की। अब एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर गुंडे बदमाशों के पसीने छूट जाएंगे। बिहार के जमुई का फायरिंग रेंज अचानक गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा और गोलियां चला रहे थे महकमे के पुलिस अधिकारी। जिले के एसपी पीके मंडल ने भी टारगेट पर निशाना लगाते हुए फायरिंग की। एसपी समेत कई अधिकारियों के लगातार फायरिंग से पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वार्षिक कार्यक्रम के तहत फायरिंग रेंज में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अभ्यास किया। इनका मकसद पुलिस को आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करना था। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरे देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।